है कि पर्सनल कंप्यूटर में मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि BIOS को संचित करते हैं। तो कैसे संचित करते हैं? तो रोम चिप्स के द्वारा जो है संचित करते हैं। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन था, मैंने इसको जो है वन लाइनर में जो है कन्वर्ट किया है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है BISO का क्या तात्पर्य है? तो सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को जो है प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है लोड करना। अगला प्रश्न है 4 नंबर, हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के भीतर ऑपरेशन को जो है निर्देशित करती है, तो कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है? तो C शेल है। अगला प्रश्न है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो मल्टीटास्किंग प्रणाली पर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डाटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण पुनः प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के लिए डैश के रूप में जो है जाना जाता है, तो फाइल सिस्टम प्रबंधन। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डेबियन, फेडरा, उबंटू। लिनक्स पे आधारित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? डेबियन, फेडरा, उबंटू। अगला प्रश्न है 11 नंबर, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है, तो प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर का है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व है, तो गूगल। अगला प्रश्न है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने जो है विकसित किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा जो है किया जाता है, तो CPU के द्वारा जो है किया जाता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापा जाता है, तो मेगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम का एक साथ प्रोसेसिंग करना जो है कहलाता है, तो मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया एक साथ चलाने को क्या कहा जाता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। आगे देखते हैं एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य है, तो कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रक्रिया यानी कि जल्दी प्रक्रिया जो है उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो DNX। 20 नंबर है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स। अगला प्रश्न है विंडोज़ का पहला संस्करण लॉन्च किया गया 1985 में, और ये विंडो का जो ये तो DSSB के एग्ज़ाम में पूछा है। अभी जो है हमारा EMRS का जो है पेपर हुआ था लाइब्रेरियन का 24 दिसंबर को, उसमें भी यही क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ये नहीं कि इधर उधर से। तो अगर आप इनको देख लेते हैं तो बहुत हद तक जो है आपका तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है GUI आधारित प्रचलन तंत्र है, तो MS विंडो। अगला प्रश्न है विंडो एक डैश है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है अभिकल्पन किया गया है, तो प्रचलन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो EC। अगला प्रश्न है विंडो 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयन वस्तु यानी कि आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करता है? तो Shift+F10। आगे देखते हैं विंडो 8 में विंडो की +X शॉर्टकट का प्रयोग पॉपअप मेनू को जो है प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें डैश डैश द्वारा जो है सम्मिलित होता है, तो कंट्रोल पैनल। अगला प्रश्न है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है विंडोज उपयोगकर्ता यानी कि इंटरफेस डैश डैश का प्रयोग करके विकसित
किए जाते हैं? तो एक्स विंडोज़। अगला प्रश्न है 29 नंबर, इनमें से कौन विंडोज़ 10 के लिए एक बूट लोडर है? तो बूट मैनेजर। अगला प्रश्न है, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडो ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है? तो विंडो मैनेजर। अगला प्रश्न है, किस विंडो यूटिलिटी का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर्स और फाइल को प्रदर्शित करने के लिए जो है किया जाता है? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, जब किसी विंडोज़ सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? तो फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स जो है दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? तो बाइनरी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीडी रोम है तो हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है तो ऑब्जेक्ट में। अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? तो सीपीयू। अगला प्रश्न, एएलयू का विस्तृत रूप है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषताओं को दर्शाता है? तो उद्यमशीलता को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था यानी कि इंस्टॉल किया गया था? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में किया गया था। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर पर। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में जो है परिवर्तित करने से मुख्य संबंध है? तो एनालॉग कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो परम दिया गया। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि परम को जो है विकसित किसने किया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस डिवाइस है तो इनपुट। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो OMR। अगला प्रश्न है, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस हैं तो डिस्प्ले डिवाइसेस ये हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है? तो रोम कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल साइबर क्राइम लाइन। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो एक भौतिक छवि को जो है डिजिटल में बदल देता है? तो स्कैनर। आगे देखते हैं, लाइट पेन और जॉयस्टिक है तो इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड डैश का उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला प्रश्न है, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है? तो OCR, जिससे आपकी कॉपी जचती है। OMR कॉपी जो है जचती है तो इसी OCR से का यूज भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एप्लीकेशन OCR में जो है आप वर्ड को जो है कन्वर्ट भी कर सकते हैं? अगला प्रश्न है, कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? तो MS वर्ड। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है, डैश ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का उदाहरण है? तो कोरल ड्रा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः किया जाता है तो विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। अगला प्रश्न है, चिट्ठी विवरणिका शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क
असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में सेव जो बटन होता है, डायलॉग बॉक्स डैश डैश दबाकर जो है खोला जा सकता है, तो F12 को जो है दबाकर। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्टर रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, तो .docx के नाम से। अगला प्रश्न है, मिल मर्ज घटक है एमएस वर्ड का। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज विकल्प का उपयोग करते हैं, तो समान कंटेंट को कई मेल्स पर एक साथ भेजने के लिए। अगला प्रश्न है, ALU का विस्तृत रूप है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, EEPROM का पूरा नाम क्या है, तो EEPROM का है अर्शबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, BISO का पूरा नाम क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, ईमेल के संबंध में SMTP का पूरा नाम क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के संदर्भ में SNMP का तात्पर्य डैश से है, तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से है। अगला प्रश्न है, ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ है, तो इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, यानी कि WiMAX का क्या अभिप्राय है, तो वर्ल्ड वाइड एक्सेस इंट्रोप्रोटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेयर। अगला प्रश्न है, किस कुंजी समायोजन का उपयोग एमएस वर्ड में पाठ्य को टेक्स्ट के लिए जो है किया जाता है, तो Ctrl+V। अगला प्रश्न है, डैश का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए जो है किया जाता है, तो ड्रॉप कॉप। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइंस करने के लिए शॉर्टकट की है, तो Ctrl+E। अगला प्रश्न है, वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबा के जो है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, तो F5। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किन चीज़ का उपयोग जो है किया जाता है, तो Ctrl+स्पेस बार। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+F2। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+M। अगला प्रश्न है, फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+O। अगला प्रश्न है, किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान यानी कि स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांतरित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या में डैश दबा सकते हैं, तो Ctrl+Shift+W। अगला प्रश्न है, डैश डैश द्वारा शॉर्टकट कुंजी कम्बिनेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टेक्स्ट पर डबल अंडरलाइन लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+Shift+D है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt+F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा, तो अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन से बाहर जाएं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी समायोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए जो है किया जाता है, तो Ctrl+Z। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो ARPANET। अगला प्रश्न है, किसी विशेष IP एड्रेस से जुड़े MAC एड्रेस को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो TCP। अगला प्रश्न है, वाईफाई प्रतीक है, तो वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है, तो रेडियो तकनीक पे। अगला प्रश्न है, यदि एक कंप्लीट मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में 10 नोड हैं, तो नेटवर्क में लिंक की कुल संख्या कितनी होगी, तो 40
5। अगला प्रश्न है, एक संचार को नियंत्रित करने वाले नियम के समूह को कहा जाता है तो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोकॉल एक टीसीपी आईपी नेटवर्क पर ईमेल सर्वर के बीच संदेशों का आदान प्रदान संभालता है तो एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, किस प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स जो है बना सकते हैं तो पीओपी पे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्ट करने के लिए किसमें टेलीफोन लाइन का जो है उपयोग किया जाता है तो डायल अप का। अगला प्रश्न है, मॉडुलन और डीमॉडुलन के लिए उपयोग किया जाता है तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डाटा जानकारी पारित होती हैं तो स्टार नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को आगे बढ़ाती है तो राउटर। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है तो डीएसएल। अगला प्रश्न है, पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है तो वाईफाई। अगला प्रश्न है 96, कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल लेआउट को किस नाम से भी जाना जाता है तो नेटवर्क टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में किसका उपयोग किया जाता है तो लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प अर्धद्वैध संचार उपकरण यानी कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है तो वॉकी टाकी। वॉकी टाकी में हाफ डुप्लेक्स सिस्टम क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए कि यानी कि हाफ डुप्लेक्स होता है कि मतलब अगर इधर का आदमी बोल रहा है, ये आदमी बोल रहा है तो ये आदमी को चुप रहना पड़ेगा और वह सुनेगा, उसके बाद ये बोलेगा तब ये जाके सुनेगा। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में कोई बीच में नहीं होता है, दोनों एक साथ जो है बात कर सकते हैं, ये फुल डुप्लेक्स होता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 99, कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है तो फाइबर ऑप्टिकल केबल। अगला प्रश्न है, संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को कहते हैं तो बैंड। 101 से डेटा संचार में डेटा डैश या अंकीय यानी कि डिजिटल हो सकता है तो अनुरूप यानी कि एनालॉग। अगला प्रश्न है 102, कौन सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित कराता है तो टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। 103, IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है तो ईमेल किया जाता है। आगे देखते हैं 104, कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है तो ARPANET है, ये ARPANET हो गया है लेकिन ये ARPANET है। अगला प्रश्न है, कौन सा नेटवर्क समांतर देश भर में फैला हुआ है तो वैन। 3 नेटवर्क होते हैं आपको पता ही होगा, लैन मैन वैन। अगला प्रश्न है 106, कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है तो फायरवॉल। अगला प्रश्न, कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है तो राउटर आवश्यक है। अगला प्रश्न है, PPP की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए जो है उत्तरदायी है तो LCP। अगला प्रश्न है 109, OSI का पूरा नाम क्या है तो ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। अगला प्रश्न है, OSI मॉडल की निम्न परत में कौन सा डाटा संपीड़न करता है तो प्रदर्शन। आगे देखते हैं 111, किस OSI लेबर के इस्तेमाल से डाटा का अनुवाद एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन किया जाता है तो प्रेजेंटेशन लेयर के साथ। अगला प्रश्न है,
टीसीपी में डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो बाइट सिस्टम। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा से सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? तो साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। अगला प्रश्न 114, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो अगस्ट किरखॉफ्स। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उससे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो साइबर हमला। अगला प्रश्न है, कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला प्रश्न 117, साइबर स्पेस डैश द्वारा जो है गढ़ा गया था? तो स्कॉट फहलमैन के द्वारा गढ़ा गया था। आगे देखते हैं, किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग का व्यवहारिक अपराध और चिंतन का विषय बन गया? तो 1970 में। अगला प्रश्न है, सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को कहा जाता है? तो राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर्स। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का जो है उल्लंघन करता है? तो भेद्यता। अगला प्रश्न है, ब्राउज़र खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए पहला चरण है? तो ब्राउज़र एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप करना। अगला प्रश्न है, संधियां या लिंक्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में संधियां कहते हैं, जो किसी और वेब पेज पर ले जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो हाइपर लिंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेट एस्केप एक डैश है? तो वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम दबाते हैं? तो कंट्रोल डी। अगला प्रश्न है, एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो ओपेरा। अगला प्रश्न है, सफारी एक है या क्या है? तो एक वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा जो है विकसित किया गया? तो मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, URN का तात्पर्य होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। एक URN है ये, एक होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये अलग है, वो अलग है। अगला प्रश्न है, HTTP www.rediff.com क्या है? तो ये एक वेबसाइट है। अगला प्रश्न है, HTTP www.trimble.com में HTTP चिन्हित अंश क्या है? तो ये पूर्व संधि है। आगे है, एक डैश साइट पर लिंक किए गए वेब पृष्ठों का संग्रह है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर पहचाना जाता है? तो IP एड्रेस से जो है पहचाना जाता है। हर सिस्टम का जो है अपना एक ID एड्रेस होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय IT अधिनियम जो है कब लागू किया गया? तो जून 2000 में। अगला प्रश्न है, वेब पेज पर दूसरे से किस माध्यम से जुड़ा जाता है? तो हाइपरलिंक से जुड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम डैश दबाते हैं? तो क्या दबाते हैं? तो कंट्रोल T दबाते हैं। अगला प्रश्न है, BBC का मतलब ईमेल में होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पता यहाँ इंटर करना होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर। अगला प्रश्न है, वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको वही है। अगला प्रश्न है, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया भर के हर देश के उपयोक्ताओं को जो है जोड़ता है? तो इंटरनेट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रवेश द्वार या गेटवे किसे माना जाता है? तो ब्राउज़र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई ईमेल
लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है तो इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? तो ये ड्राफ्ट में पड़ा रहता है। जब आप ईमेल खोजेंगे तो नीचे साइड में ये रहता है। अगला प्रश्न है आईएसपी का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है वह कौन सा मुक्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर जो है तैयार किया है? तो विकिपीडिया है। अगला प्रश्न है किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है? तो रिफ्रेश बटन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम डैश था और इसे डैश द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र था और टिम बर्नर ली के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर सेकंड में फाइल मेनू को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट प्लस एफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम जो है प्रदर्शित करता है? तो टाइटल बार। अगला प्रश्न है गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम दबाते हैं? तो कंट्रोल टी। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया? तो 1995 में। आगे देखते हैं इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का जो है प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का। अगला प्रश्न है ब्राउज़र है तो इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिक वेब ब्राउज़र जो है विकसित किया गया है? तो सफारी। अगला प्रश्न है गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 की तीसरी तिमाही में एक नया वेब ब्राउज़र प्रारंभ किया गया, यह क्या है? तो क्रोम है। अगला प्रश्न है गूगल क्रोम क्या है? तो एक वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? तो धमकी। अगला प्रश्न है कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराध धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं? तो फार्मिंग। अगला प्रश्न है एक साइबर अपराधी या बैट परीक्षक अतिरिक्त डाटा का उपयोग करता है जो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है? तो बफर ओवरफ्लो। अगला प्रश्न है किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर किसे निशाना बनाते हैं? तो वेबसाइटों को। अगला प्रश्न है किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो साइबर हमला। अगला प्रश्न है किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन डैश द्वारा जो है किया जाता है? तो आईटी सुरक्षा इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हैकर्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? MIT में। आगे देखते हैं 162 कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? तो फिशिंग हमला। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द उन हैकर्स के समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी दोनों है? तो ग्रे हैट हैकर्स। अगला प्रश्न है किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है? तो अवांछित ईमेल। अगला प्रश्न है डैश एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उसे बचाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो एंटीवायरस। अगला प्रश्न है कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटलीकरण मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? तो साइबर थिंग्स। अगला प्रश्न है वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर किसका उपयोग करती है? तो एयर क्रैक एनर्जी का। अगला प्रश्न है BISO को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो फ्रेमवेयर।
अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सुरक्षा रखती है तो प्रोसेस टेबल में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है तो प्रचलन तंत्र। अगला प्रश्न है उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखते हैं 172 ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है विंडोज 95 है तो प्रचलन प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण पुनः प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन डैश को के रूप में जो है जाना जाता है तो फाइल सिस्टम प्रबंधन। अगला प्रश्न है डॉस का पूर्ण रूप क्या है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरनेट पर इंटरैक्ट करता है तो कर्नेल। अगला प्रश्न है कौन सा एक संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो कंट्रोल आर। अगला प्रश्न है पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाले सुरक्षा को कहा जाता है तो ऑटो फिल। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका निम्न में से कौन सा है तो चुने जाने वाले शब्द पर जो है डबल क्लिक करना। अगला प्रश्न है किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है तो एमएस पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है यदि पाठ और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो जिसका उपयोग करना सबसे अच्छा है तो टेबल। अगला प्रश्न है प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे तो स्लाइड मास्टर का उपयोग होगा। अगला प्रश्न है स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में कौन सा कथन सही है तो वर्ग वृत्त कॉल आउट बैलून और ब्लॉग एरो जैसी आकृतियों में पाठ हो सकता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची से चुना जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना होता है 8 होता है। अगला प्रश्न है डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस व्यू में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है तो सामान्य। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन में देखने के लिए किस स्लाइड व्यू का उपयोग किया जाता है तो स्लाइड स्टार्टर व्यू का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल कैरेट्स रीडर यानी कि OCR उदाहरण है तो इनपुट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है स्कैनिंग की तकनीक की जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है तो OMR माफ़ कीजिए यहाँ भी मैंने OCR ही पढ़ दिया OCR था ये OMR है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो बिट है। अगला प्रश्न है बिट डॉट का संक्षिप्त नाम क्या है तो बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है ASCII का पूरा नाम क्या है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है वोलेटाइल मेमोरी है तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है तो रैम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है तकनीक के उपयोग से अधिगम में वृद्धि जो है लाने को कहते हैं तो सूचना का संप्रेषण तकनीक। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है इसका अर्थ है उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार। अगला प्रश्न है ICT का मुख्य उपयोग क्या है तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार की जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न है ICT के घटक क्या हैं तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता नेटवर्क। अगला प्रश्न है कौन सा कथन शिक्षा में ICT का प्रभाव है तो निष्क्रिय अभ्यर्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में
बदल देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन माता पिता के लिए आईसीटी के लाभ का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो माता पिता शिक्षक संचार को आसान बना देता है, वर्णन करता है। तो यह जो है माता पिता शिक्षा संचार को जो है आसान बना देता है। तो दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी होगा आगामी एग्जामों में। तो इसमें जो है मैंने इधर उधर से कोई भी प्रश्न नहीं लिए हैं, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को एक एक करके इकट्ठा किया है और आपके लिए लेके आया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए। धन्यवाद।